हेलो नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का। आज जो चर्चा करेंगे वह है राज्य विधानमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। वह राज्य विधानमंडल है, उसका क्या कार्य होता है, किस प्रकार से राज्यों के अंदर कार्य करती है, उन सभी बातों पे अपन चर्चा करेंगे। राज्यपाल टॉपिक के बारे में अपन ने डिटेल से सारी चर्चा कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो वह भी जरूर देखे, 2 पार्ट के अंदर है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलो शुरू करते हैं। राज्य विधानमंडल, देखो उससे पहले थोड़ी सी बात ये समझो कि कानून का निर्माण है अपने देश के अंदर कितने स्तरों पे होता है, तो आप कहोगे 2 स्तरों पे। कौन कौन से स्तर पे होता है? एक तो होता है केंद्र स्तर पे, दूसरा क्या होता है? राज्य स्तर पे होता है। आप सभी साथी स्पष्ट रूप से जानते हैं कि अपने देश के अंदर संविधान है और संविधान के अंदर अनुसूचियों का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से विषयों का बंटवारा किया गया है, यानी किसके द्वारा कौन सा कार्य किया जाएगा ये स्पष्ट रूप से किया गया है, यानी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो केंद्र स्तर पे कौन कानून बनाती है? तो अपन कहते हैं संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के अंदर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होती है। उसी प्रकार से राज्य स्तर पे जो कानून बनाया जाता है वह राज्य सरकार के द्वारा, यानी अपन कहते हैं राज्यों के अंदर विधानमंडल है उसके द्वारा कानून बनाया जाता है। अगर आप पढ़ोगे अनुच्छेद 168 तो इसके अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यों के अंदर जो विधानमंडल है वो किस किस से मिलकर बनेगी। राज्यपाल उसके अंदर शामिल होगा, विधानसभा उसके अंदर शामिल होगी और विधान परिषद है वह शामिल होगी। ये स्पष्ट रूप से संविधान का जो अनुच्छेद 168 है उसमें उल्लेख है, जो कि भाग 6 के अंदर है। तो राज्य विधानमंडल का उल्लेख की बात करें आर्टिकलों के अंदर तो 168 से लेकर 213 तक अपने को दिखाई देता है। अब देखो राज्यों के अंदर है वह 2 प्रकार की विधानमंडल होती है, या तो होती है एक स्तरीय या द्विस्तरीय। अब एक स्तरीय किसे कहा जाएगा? जिसके अंदर एक ही सदन हो। जैसे अपन कहे जिस राज्य के अंदर राज्यपाल हो, दूसरा विधानसभा हो, यह क्या कहलाएगी? एक सदनीय विधानमंडल कहलाएगी, यानी इसको ही अपन यूनिकैमरल भी नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात, जिस राज्य के अंदर राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद भी है उसे क्या कहा जाएगा? द्विसदनीय कहा जाएगा, और इसी को अपन बाइकैमरल के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद नहीं है। तो राजस्थान की कौन सी होगी? एक सदनीय विधानमंडल है, यानी राजस्थान के अंदर एक सदनी है जो कि विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। भारत के केवल और केवल 6 ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर द्विसदनीय व्यवस्था है। जैसे आप कहते हो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। इन 6 राज्यों के अंदर ही विधान परिषद है। तो ये बात तो आपकी स्पष्ट होगी। एक सदनीय किसे कहा जाएगा? जिसमें एक सदन हो अर्थात विधानसभा हो। देखो विधानसभा तो होगी, विधानसभा तो होगी जो राज्य है उसके अंदर। हालांकि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अपने यहां पर अब जम्मू कश्मीर तो बन ही गया, उससे पहले दिल्ली और पुदुचेरी के अंदर ही विधानसभा थी, तो वहां पर तो गठित की जा सकती है, लेकिन राज्य है तो उसके अंदर विधानसभा तो होगी ही होगी। चलो अब विधानसभा की बात करते हैं। 2 सदन है, विधानसभा, विधान परिषद। तो विधानसभा से अपन चर्चा शुरू करते हैं। राज्यपाल के संदर्भ में अपन ने पहले ही चर्चा कर ली है। देखो विधानसभा, इसको अन्य के किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जनता का सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जनता का सदन? क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए सदस्य इसके अंदर बैठते हैं। यानी आप जो वोट दे के आते हो ना विधायक, वो किसके अंदर बैठते हैं? विधानसभा के अंदर बैठते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जनता का सदन है वह कहा जाता है। इसे निम्न सदन कहा जाता है। तो फिर सर उच्च सदन किसे कहा जाएगा? विधान परिषद को कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? प्रथम सदन है, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। अगली बात, लोकप्रिय सदन भी विधानसभा को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा में जो रहता है वह अपना विधानसभा ही रहता है। न्यूज में अधिकतर जो चर्चाएं होती है देखते होंगे आप, विधानसभा को लेकर ज्यादा होती है, क्योंकि विधानसभा में ही ज्यादा डिबेट होती है। जैसे आप कहते हैं बजट आता है तो बजट में ज्यादा चर्चा कहां पर होती है? विधानसभा के अंदर ही होती है, इसलिए चर्चा में रहता है। इसलिए लोकप्रिय सदन भी है और ये चर्चित सदन भी है। और अस्थायी सदन, अस्थायी सदन क्यों? अस्थायी सदन इसलिए कि जब तक बहुमत है तब तक सरकार चलेगी, और सरकार कब तक चलेगी? जब तक कि विधानसभा में बहुमत है।
अब मान लो विधानसभा में बहुमत नहीं रिया तो सरकार गिरेगी, गिरेगी तो विधानसभा भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अपने देश के अंदर कई ऐसी विधानसभा है जो कि बीच में ही विघटित हो गई थी, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, अस्थायी सदन कहा जाएगा। हालांकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष तो बताया गया है, लेकिन 5 वर्ष किस परिस्थिति में, जब उसके पास बहुमत हो सरकार के पास, तब 5 वर्ष होंगे, नहीं तो बहुमत नहीं रहेगा तो बीच में ही सरकार गिर जाएगी। ठीक है, अगर इसकी संरचना की बात करें, अनुच्छेद 170 के अंदर दिया हुआ है कि इसमें न्यूनतम जो सदस्य होंगे वो कितने होंगे, 60 सदस्य होंगे, और अधिकतम सदस्य कितने होंगे, 500 सदस्य हो सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं हो सकते और न्यूनतम 60 से कम नहीं हो सकते। दूसरी बात ध्यान देने योग्य है, कई राज्य से जिनके अंदर 60 से भी कम संख्या है। पुदुचेरी की बात कर लो, केंद्र शासित प्रदेश है जिसके अंदर 30 है। सिक्किम की बात करते हैं 32 सीटें हैं। गोवा मिजोरम की बात कर लो 40 सीटें ही है। तो कई अपने देश के अंदर ऐसे भी राज्य हैं जिनके अंदर 60 से भी कम है। अब बात करें सर 60 से कम है वो क्यों है, क्योंकि अपने आप पर जो सीटों का निर्धारण है वो किसके आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर, जनसंख्या, यानी जिस राज्य में जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ही ज्यादा सीटें होगी, जितनी कम जनसंख्या होगी उतनी ही कम क्या होगी, सीटें होगी। तो जनसंख्या कम होने के कारण यहाँ पर अपन कहते हैं इन राज्यों के अंदर सीटों की संख्या क्या है, कम है। लेकिन अधिकतम की बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश है 403 है, महाराष्ट्र 288 सीटें वर्तमान के अंदर है। देखो पहले एंग्लो इंडियन का प्रावधान हुआ करता था, उस समय उत्तर प्रदेश में 404 सीटें थी, एक एंग्लो इंडियन का प्रावधान भी था, लेकिन अब 404 से घटकर 403 हो गई है। तो अधिकतम 500 क्रॉस करके तो किसी राज्य में नहीं है, लेकिन न्यूनतम में इनको आपको ध्यान में रखना है। कमेंट बॉक्स में बताओ राजस्थान के अंदर विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है, देखो कौन बताता है ना। अगली बात करें, विधानसभा का कार्यकाल है अनुच्छेद 172 में स्पष्ट रूप से दिया गया है। देखो अभी मैंने कहा कि जो विधानसभा होता है वो कैसा होता है, अस्थायी सदन होता है। अब क्यों होता है अस्थायी सदन, कि जब तक बहुमत है, तो बहुमत है तो कब तक का कार्यकाल रहेगा, 5 वर्ष तक का कार्यकाल उसका होगा। यानी बहुमत अगर उसके पास निरंतर चलता रहेगा तो वो 5 वर्ष तक रहेगा। ये नहीं कि बहुमत है तो आजीवन ही रहेगा, लगातार ही बना रहेगा, नहीं नहीं, केवल और केवल क्या 5 वर्ष तक रहेगा। लेकिन विशेष परिस्थितियों में आगे 1 साल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन नहीं है तो फिर यहां पर उसका समाप्त हो जाएगा। अब सर मान लो बहुमत तो प्राप्त है, तो क्या इसके अलावा भी जो है समाप्त किया जा सकता है क्या, बिल्कुल, मुख्यमंत्री की सलाह पर, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा वो इसको क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। राज्यपाल के टॉपिक में इसके बारे में डिटेल से भी अपन ने चर्चा करी थी। यानी मुख्यमंत्री वो राज्यपाल को सलाह दे कि इस विधानसभा है इसको क्या कर दो, समाप्त कर दो। सामान्यतः जब 5 वर्ष हो जाते हैं विधानसभा के तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को कहता है कि इसको जो है भंग कर दो। अब बात आती है, ये तो होगी जगह सामान्य परिस्थिति है 5 वर्ष और नहीं रहा, अगर बहुमत है तो पहले विघटित हो जाएगी या मुख्यमंत्री की सलाह पर। लेकिन विशेष परिस्थिति यानी आपातकाल के दौरान है वह 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल है उसको 6 वर्ष कर दिया जाएगा। किस दौरान, आपातकाल के दौरान। तो क्या सर राज्य सरकार खुद से निर्णय ले लेगी, नहीं, उस दौरान जो निर्णय लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, संसद के द्वारा निर्णय लिया जाता है। देखो साथियों, अपने देश के अंदर जो संविधान सभा थी ना, इतना दूर तक सोच के इतना अच्छा संविधान तैयार किया है कि उसने अपने संविधान में विशेष परिस्थिति है उत्पन्न होने के अंदर आपातकाल का प्रावधान कर दिया। आपातकाल के दौरान जो शक्तिशाली है वो केंद्र हो जाती है, संसद हो जाती है, तो संसद के द्वारा ही इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। समाप्त होने के बाद 6 माह के भीतर क्या करवाना पड़ेगा, चुनाव करवाना पड़ेगा। जैसे आज आपातकाल समाप्त हो जाता है तो उसके 6 महीने के भीतर क्या करवाने पड़ेंगे, चुनाव करवाने पड़ेंगे। किस परिस्थिति में, जब 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया जाता है। अब बात करें अपने जो विधानसभा है उसका कार्यकाल क्या प्रारंभ से 5 वर्ष था या बीच में भी चेंज हुआ था। तो साथियों आपको ध्यान में रखना है, अपने देश के अंदर एक जो है संशोधन हुआ था 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। इसे ही अपन किस नाम से भी जानते हैं, मिनी संविधान। किस नाम से जानते हैं,
मिनी संविधान के नाम से जाने जाते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, लघु संविधान, वो इसी को कहा जाता है। कहते हैं कि अपना संविधान निर्माण होने के बाद जितना परिवर्तन अपने संविधान में इस संशोधन के माध्यम से किया गया था, उतना किसी भी संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तन नहीं किया गया था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मिनी या लघु संविधान के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी के समय हुआ था ये जो संविधान संशोधन हुआ था। उस संविधान संशोधन के अंदर राज्यों के अंदर जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया, 6 वर्ष का कर दिया गया। यानी अब कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होगा बल्कि 6 वर्ष का होगा। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार है, उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, उसके द्वारा फिर 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में किया गया। कहते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के विपरीत कौन सा किया गया था, 44वें संविधान संशोधन किया गया था। यानी 42वें संविधान संशोधन में जितने भी प्रावधान किए गए उनको वापस जो परिवर्तित किया गया था वह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तित किया गया था। इसके अंदर क्या किया गया, जो 6 साल का कार्यकाल था उसे वापस घटाकर कितने वर्ष का कर दिया गया, 5 वर्ष का कर दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है 1976 में 5 से 6 वर्ष किया गया और 78 में 6 से घटाकर वापस 5 वर्ष कर दिया गया और वर्तमान में कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का है। ये स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगली बात, सदस्य हैं विधानसभा का कोई बनना चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 173 है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है। सबसे पहली बात है कि भारत का नागरिक हो। यहां पर आपके दिमाग में प्रश्न बनता है क्या सर भारत का नागरिक हो अर्थात जब जन्मा तब से हो या जो कानूनी प्रावधान है उसके माध्यम से उसने भारत की सदस्यता या भारत का नागरिक है वह बन गया हो। तो आपको ध्यान में रखना है अपने यहां पर जन्म से भारत का नागरिक हो इसका कोई उल्लेख नहीं है, केवल जो कानूनी प्रावधान है उसके माध्यम से क्या बन जाना चाहिए, वह भारत का नागरिक बन जाना चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष का वह होना चाहिए। अगर वह 24 वर्ष 11 महीने 29 दिन का है तो भी नहीं चलेगा। पूरे कितने होने चाहिए, जो है 25 वर्ष तो उसकी होनी चाहिए। 25 से बढ़कर कितनी भी हो सकती है लेकिन 25 तो होनी चाहिए। इसके अलावा संसद है उसके द्वारा कोई निर्धारित अन्य कोई प्रावधान किया गया हो, अन्य कोई कानून बनाकर योग्यता निर्धारित की गई हो। जैसे अपन कहते हैं अपने यहाँ पर एक अधिनियम बनाया गया, इसमें लिखा हुआ नहीं लेकिन मैं समझा देता हूं। जैसे अपना जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसके माध्यम से स्पष्ट रूप से किया गया है कि दिवालिया पागल ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति होगा तो बनकर क्या ही कर लेगा, है ना। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कोई अगर मान लो सदस्य है वो बन गया तो उसको शपथ तो दिलाई जाएगी। अब वो जो शपथ है वो किस में लिखी हुई है कि उसको शपथ दिलाई जाएगी और उसके प्रारूप का उल्लेख कहां पर किया गया है, तब आपको ध्यान में रखना है। अपने संविधान की अनुसूची 3 है, इसके अंदर स्पष्ट रूप से क्या किया गया है, शपथ का उल्लेख किया गया है। देखो अनुसूची 3 है, इसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों की शपथ का उल्लेख नहीं है। इसके अंदर जैसे राज्यों के अंदर अपन बात करें तो विधानसभा का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य, राज्यों के अंदर अपन कहते हैं जो हाई कोर्ट होता है उसके न्यायाधीशों की शपथ हो गई, इनका उल्लेख इसके अंदर है। जैसे लोकसभा का सदस्य हो गया, राज्यसभा का सदस्य हो गया, अपने कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो है जस्टिस है उनकी शपथ का उल्लेख हो गया, केक की शपथ होगी इसका उल्लेख हो गया। ये किसमें है, 3री अनुसूची में है। अब एक दिमाग में छोटा सा आपके प्रश्न बनेगा, शानदार सा प्रश्न है वैसे, कि क्या सर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख है वो 3री अनुसूची में है या 3री अनुसूची के अनुसार दिलाई जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है मुख्यमंत्री की जो शपथ है वह मंत्री की या अपन कहते हैं सदस्य की जो शपथ का प्रारूप है उसी के तहत क्या दिलाई जाती है, अर्थात अनुसूची जो 3री है उसी के अकॉर्डिंग क्या दिलाई जाती है, उसकी शपथ दिलाई जाती है जिसमें प्रारूप दिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा गया 3री अनुसूची में। अगली बात करें शपथ कौन दिलाएगा, तो प्रोटम स्पीकर है वह दिलाएगा। आगे चर्चा करेंगे अपन प्रोटम स्पीकर के बारे में भी। अब बात करें विधानसभा का सदस्य है, उसने शपथ ले ली, प्रोटम स्पीकर द्वारा शपथ दिला दी गई। अगर वो मानो कि बीच में त्याग पत्र देना चाहिए,
अब वो त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसको देगा त्याग पत्र? तो जो विधानसभा है उसका जो अध्यक्ष है, जो स्पीकर है, उसको क्या देगा? जाकर त्याग पत्र देगा। तो उससे क्या त्याग पत्र देते ही वह सदस्य नहीं रहेगा क्या? नहीं, विधानसभा का अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि उसका त्याग पत्र स्वीकार करे या अस्वीकार करे। स्वीकार कर ले तो ठीक है, वो सदस्य नहीं रहेगा, लेकिन अस्वीकार कर दे नहीं, आपको इसका सदस्य रहना ही पड़ेगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले अनुच्छेद 174 है, उसके विधानसभा है जो अपने राज्यों के अंदर है, उसके विघटन के बारे में उल्लेख है। इसके अलावा विधानसभा है, उसके अंदर जो है 17 है, उसके बारे में चर्चा है। तो देखो, विधानमंडल जब मैं शब्द यूज करूं तब आपको ध्यान में रखना है विधानसभा विधान परिषद दोनों की बात हो रही है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि विधानमंडल है उसका क्या 17 और 17 है ना, और विघटन किसका होगा? विधानसभा। किसका होगा? केवल और केवल विधानसभा का होगा। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, उसका कभी भी विघटन नहीं हो सकता, वो लगातार चलने वाला सदन है, लेकिन उसको समाप्त तो किया जा सकता है, उसमें सदस्यों की योग्यता होती है। तो जो विधानमंडल होता है उसके 17 और 17 है वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विघटन भी किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लेकिन एक चीज नोट करनी योग्य है, फिर स्थगित किसके द्वारा किया जाता है? देखो 70 यानी 70 बुलाना, जैसे अपन कहते हैं अपने यहां पर 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र। 17 चल रहा है, उसको समाप्त करना है ना। देखो मैं लिख देता हूं, सत्र का तात्पर्य क्या हो गया? बुलाना। 17 का मतलब क्या हो गया? सत्र समाप्त हो गया, है ना। देखो जैसे सत्र है वो बुलाया कौन सा? बजट सत्र बुला लिया गया राज्यपाल महोदय के द्वारा। अब बजट सत्र है तो उसके अंदर क्या कार्य होगा? बजट निर्माण का कार्य होगा। अब बजट निर्माण का कार्य है और अपने क्या हुआ? बजट निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका, यानी जिस उद्देश्य के लिए अपन ने सत्र बुलाया वो उद्देश्य पूरा हो चुका, तो अब सत्र की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या होगा? राज्यपाल के द्वारा उस सत्र को क्या कर दिया जाएगा? सत्रावसान कर दिया जाएगा, यानी उस सत्र को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। यानी अब बजट सत्र आयोजित नहीं होगा, अब अगला ही सत्र क्या होगा? आयोजित होगा, वो कि मानसून सत्र होगा। अगली बात समझिए, ये तो हो गई सत्र जो है समाप्त करना। एक शब्द है सत्र स्थगित करना, यानी मानो आज सत्र चल रहा है और इस सत्र को क्या घंटे 2 घंटे के लिए, दिन 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय को लगता है कि अब चर्चा होना संभव नहीं है, कई बार है वह आपस में ज्यादा ही विवाद हो जाता है, आपसे टकराव की स्थिति हो जाती है, तो अध्यक्ष क्या करता है? उसको स्थगित कर देता है। तो ये क्या हो गया? स्थगित करना हो गया। जैसे बजट सत्र है 2 दिन, 5 दिन, घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे के लिए क्या कर देता है? स्थगित कर देता है। ये शक्ति क्या है? अध्यक्ष के पास होता है। किसके अंदर? विधानसभा के अंदर। और विधान परिषद में किसके पास होती है? सभापति के पास होती है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, दोनों चीजें क्या है? अलग अलग है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 2 अनुच्छेद इनके बारे में राज्यपाल टॉपिक में अपन ने चर्चा कर ली है। नहीं देखा आपने राज्यपाल टॉपिक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जरूर देख लेना। डिटेल से चर्चा है पूरी तरह से। कोई सा भी एग्जाम देना, क्वेश्चन सीधे सीधे है। क्यों है? क्योंकि अपन ने कोई भी गणित नहीं लगाया, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा। हमेशा प्रश्न कब बाहर होता है? जब ये गणित लगाया जाता है कि ये आएगा, ये नहीं आएगा। जो सिलेबस में दिया हुआ पूरा का पूरा अपन ने सही से और शॉर्ट में और सीधे सीधे समझने के तरीके से सारा का सारा क्या किया हुआ है? डिस्कस किया हुआ है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। जिससे अनुच्छेद 175 है, अनुच्छेद 175 में राज्यपाल द्वारा सदन या सदनों में क्या अभिभाषण, संदेश भेजना, इसका उल्लेख है। राज्यपाल में चर्चा कर रखी है। अनुच्छेद 176 है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, यानी नई सरकार गठित होने के बाद प्रथम सत्र में भाषण, और हर वर्ष जो प्रथम सत्र आयोजित होगा, जैसे बजट सत्र आयोजित होता है, उसके अंदर भाषण किसका होगा? राज्यपाल। तो इसके बारे में अपन डिटेल से पहले से चर्चा कर रखी है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। देखो विधानसभा में पीठासीन अधिकारी, अनुच्छेद 178 है, वो पीठासीन अधिकारी के बारे में बात करता है। पीठासीन अधिकारी का तात्पर्य क्या? जो उसका मुखिया होगा। कौन कौन होगा मुखिया? तो एक तो अध्यक्ष होगा और एक क्या होगा? उपाध्यक्ष होगा। ये क्या होंगे?
पीठासीन यानी मुख्य अधिकारी के रूप में होंगे। चलो अब एक एक के बारे में बात करते हैं। अब विधानसभा का जो पीठासीन अधिकारी में अध्यक्ष होता है, तो फिर अध्यक्ष है उसका निर्वाचन कैसे होता है? तो निर्वाचन में आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहली बात तो विधानसभा में जो सदस्य हैं उन सदस्यों के द्वारा अपने में से, यानी वो सदस्य हैं वो सभी के सभी अपने में से, यानी उन सदस्यों में से ही एक व्यक्ति को बहुमत से क्या बनाया जाता है? स्पीकर बनाया जाता है, यानी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो किससे? बहुमत से। तो इसका तात्पर्य तो ये हुआ सरकार, मतलब सर कि जिसकी सरकार होगी उसी का अध्यक्ष होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुमत जिसके पास होगा विधानसभा में वही तो सरकार बना पाएगा, और जिसके पास बहुमत है वही तो अपने क्या करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष बना पाएगा। तो बहुमत से विधानसभा का अध्यक्ष बनता है। तो विधानसभा के अध्यक्ष है उसके चुनाव की घोषणा कौन करता है? राज्यपाल है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब जब चुनाव करवाया जाता है उस समय आरओ कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी जो ऑफिसर है वो कौन होता है? तो वो आपको ध्यान में रखना है। विधानसभा का जो महासचिव होता है वह क्या होता है? आरओ के रूप में होता है। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे सांसद के इनके चुनाव होते हैं, तो चुनाव के दौरान आप खुद देखते होंगे कि जो है कलेक्टर है वह आरओ के रूप में ही कार्य करता है। वही क्या करता है? प्रत्याशी उसका नामांकन लेता है, उसको शपथ दिलाता है उस समय, तो वो क्या होता है? आरओ के रूप में कार्य करता है। लेकिन पद कौन सा है? कलेक्टर है। तो इसका पद कौन सा है? विधानसभा का महासचिव है। लेकिन चुनाव के समय कौन रहेगा? आरओ के रूप में होगा। तो चुनाव संपन्न किसके द्वारा करवाया जाएगा? प्रोटेम स्पीकर के द्वारा करवाया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर के बारे में मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता दूं, आगे थोड़ा डिटेल से तो अपन चर्चा करेंगे। प्रोटेम स्पीकर के दो ही कार्य होते हैं। पहला कार्य नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना, दूसरा विधानसभा की स्पीकर अर्थात अध्यक्ष है उसके चुनाव संपन्न करवाना। बस इतना सा इसका क्या होता है? कार्य होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उनकी शपथ कौन दिलाता है? तो आपको दिमाग में एकदम क्लियर रखना है, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों की क्या नहीं होती है? शपथ नहीं होती है। शपथ नहीं होती है। यहां तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यानी शपथ नहीं होती है। तो क्या सर वो शपथ नहीं लेते? क्या लेते तो है। मैंने पीछे क्या कहा कि विधानसभा का सदस्य है वही क्या बनता है? अध्यक्ष बनता है। तो वो शपथ किसके रूप में ले चुका है? सर वो तो सदस्य के रूप में शपथ ले चुका है। तो आपको ध्यान में रखना है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्य के रूप में तो शपथ लेते हैं, लेकिन सदस्य होते हैं उस रूप में तो शपथ लेते हैं, लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के रूप में कभी भी शपथ नहीं लेते। ये चीज भी आपको क्लियर ध्यान में रखना है। ठीक है, अगली बात, सर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उसका कार्यकाल कितना होता है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष कब तक पद पर रहते हैं? इसके बारे में अनुच्छेद 179 है, उसमें स्पष्ट रूप से एक प्रावधान किया गया है। क्या कहा गया है कि अध्यक्ष कब तक रहेगा? जब तक कि नया अध्यक्ष है उसका निर्वाचन नहीं हो जाता। जैसे वर्तमान में विधानसभा चल रही है, यह विधानसभा क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है, भंग हो जाती है। लेकिन इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है वो अध्यक्ष कब तक रहेगा? जब तक नई विधानसभा गठन होगा। गठन होने के बाद सदस्यों को शपथ हो जाएगी, प्रोटेम स्पीकर है वो अध्यक्ष के चुनाव संपन्न करवा लेगा, नया अध्यक्ष निर्वाचित हो जाएगा, तो फिर पुराने का कार्यकाल समाप्त होगा, क्योंकि अब नया आ गया है। जब तक नया नहीं होगा तब तक वह पुराना ही क्या होगा? उसका अध्यक्ष होगा। लेकिन उपाध्यक्ष के संदर्भ में ऐसा नहीं है। उपाध्यक्ष के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है, कहीं नहीं लिखा हुआ। उपाध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है? जैसे ही सदन है, जैसे ही जो है विधानसभा है वह विघटित हो जाती है, भंग हो जाती है, उपाध्यक्ष भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। उपाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लेकिन अध्यक्ष नए अध्यक्ष के निर्वाचित तक ही रहता है। ठीक है, अब दूसरी बात, जैसे मानो ये तो बात हो गई सामान्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष के जो है कब तक रहता है। अगली बात, अब दोनों के संदर्भ में आगे ये बात है ना कि विधानसभा का जब तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदस्य रहेगा तब तक ही क्या रहेगा? वह अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहेगा। जैसे मानो कोई अध्यक्ष है, वो निर्वाचित क्यों हुआ? क्यों वह अध्यक्ष बना? क्योंकि वो सदन का सदस्य है, निर्वाचित हो क्या है, इसलिए तो वो अध्यक्ष बन पाया।
अब उस सदन का सदस्य ही नहीं रहेगा तो वो कैसे अध्यक्ष रहेगा? तो सदन का सदस्य तब तक क्या रहेगा? वह अध्यक्ष रहेगा। त्याग पत्र देना चाहिए तो अध्यक्ष क्या देगा? उपाध्यक्ष को। और लिखा हुआ नहीं क्या? देखो, अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को। ये एक दूसरे को अपना त्याग पत्र देंगे, यानी तुम मेरे को दो, मैं तुमको दूं, है ना? तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे देता है। अब हटाया भी जा सकता है क्या? बिल्कुल हटाया भी जा सकता है, लेकिन हटाने से 14 दिन पूर्व अध्यक्ष को उठाया जाता है तो अध्यक्ष को सूचना दो कि महोदय जी आपको हम पद से हटा रहे हैं। उपाध्यक्ष को उठा रहे हैं तो उपाध्यक्ष को जाके क्या दो? सूचना दो कि हम आपको हटा रहे हैं। 14 दिन पूर्व सूचना दे दी। देने के बाद विधानसभा में बहुमत से क्या प्राप्त करो? प्रस्ताव है उसको क्या कर दो? पारित कर दो। यानी प्रस्ताव को पारित बहुमत से होना चाहिए, यानी सदस्यों के सभी है उनके बहुमत से। ठीक है। अगली बात, सर जब अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया तो क्या अध्यक्ष है वह सदन है उसकी अध्यक्षता करेगा? नहीं करेगा। उस समय वो भाग तो ले सकता है सदन में क्योंकि वो सदस्य तो है ही, और मत भी दे सकता है और अपना पक्ष भी रख सकता है, लेकिन वह क्या नहीं कर सकता? अध्यक्षता नहीं कर सकता। उस दौरान उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। अगर मान लो उपाध्यक्ष है उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया तो क्या सर उपाध्यक्ष के रूप में जो है अध्यक्षता कर सकता है? नहीं कर सकता। उस दौरान वो सदन के जो है सदस्य के रूप में भाग भी ले सकता है, मत भी दे सकता है और अपना प्रस्ताव भी रख सकता है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जब तक उसको उठाने का प्रस्ताव है वो सदन में विचाराधीन है, विचार चल रहा है, तब तक वो क्या नहीं कर सकता? उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है। लेकिन सदस्य तो है ही, तो सदस्य के रूप में भाग जरूर ले सकता है। एक अनुच्छेद और ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 180। इसमें कहा गया है कि जब अध्यक्ष है नहीं होता है या हटा दिया जाता है या हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है, यानी अध्यक्ष नहीं है, तो अध्यक्ष का पद जब रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष क्या करता है? अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। यानी उस दौरान सदन की अध्यक्षता वो किसके द्वारा की जाएगी? अध्यक्ष नहीं होने की स्थिति में उपाध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। ठीक है। चलो अगली बात करें। विधानसभा अध्यक्ष है उसके पास क्या क्या शक्तियां हैं? कमजोर तो मानना मत। जो है जैसे अपन कहते हैं राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य संख्या है, तो 200 की अध्यक्षता कर रहा है तो कमजोर तो आदमी होगा नहीं, तो मजबूत तो होगा ही। तो उसके पास क्या क्या शक्ति है? सबसे पहली शक्ति क्या है? सबसे पहली शक्ति की बात करें, विधेयकों पर क्या लेता है? निर्णय लेता है। विधेयकों पर निर्णय का तात्पर्य यानी क्या कहता है कि यह साधारण विधेयक है या धन विधेयक है। निर्णय कौन लेगा? अध्यक्ष। और अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। अध्यक्ष महोदय ने जिस बिल को ये कह दिया साधारण तो वो साधारण ही होगा। अध्यक्ष महोदय ने कह दिया ये तो धन विधेयक है तो वह धन विधेयक ही होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो इनका निर्णय है वह अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। विधान सत्र है उसकी क्या करता? अध्यक्षता करता है। और पीछे समझाया था कि स्थगित करने का अधिकार भी किसको है? अध्यक्ष के द्वारा, क्योंकि वो तो आगे जाके कहता है कि आपको बोलने का अधिकार है, महोदय जी अब आप बैठ जाइए, 2 मिनट आपकी हो चुकी है, किसको कितना समय है इतना ही बोलना है, ये अध्यक्षता के रूप में वह करता है। स्थगित जब कहता हूं कि वाद विवाद ज्यादा हो जाए या लगता है कि नहीं अब है वो है सदन की कार्रवाई ठीक से नहीं चल रही है, तो घंटे 2 घंटे दिन 2 दिन के लिए क्या कर देता है? स्थगित कर देता है। ठीक है। विधानसभा में मान लो गणपूर्ति नहीं है तो भी बैठक को क्या कर देता है? स्थगित कर देता है। देखो गणपूर्ति का तात्पर्य वह सदस्य संख्या जिसके द्वारा किसी सदन की जो है कार्रवाई संचालित की जा सकती है। 1/10 गणपूर्ति होती है, यानी कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/10 सदस्य तो उपस्थित होना जरूरी है। अगर 1/10 सदस्य उपस्थित हो गए हैं तो सदन की कार्यवाही चल सकती है। ठीक है। तो गणपूर्ति नहीं हुई तो उसको कहते हैं कि आज नहीं बैठक 2 दिन बाद होगी। सदन का नेता कहता है कि अध्यक्ष महोदय गुप्त बैठक बुलाइए। कई बार क्या होती है कि ऐसी भी बातें होती है, ऐसी भी चर्चाएं की जाती है जिनमें गुप्त बैठक होना जरूरी है। तो सदन का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री ही होता है। सामान्यतः आपको ध्यान में रखना है, केंद्र में जो है लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है।
तो मुख्यमंत्री महोदय या अपन कहते हैं सदन का जो नेता है वो गुप्त बैठक के लिए अध्यक्ष को कह सकता है और वो बुलाता है ना निर्णायक मत देना। यानी जो अध्यक्ष होता है, जब विधेयक या कोई भी प्रकार का कोई कानून आता है तो वो प्रारंभ में उस पर कभी भी मत नहीं देता है। मान लो कोई प्रस्ताव आया, प्रारंभ में वो मत नहीं देता, पहले सदस्यों से क्या करवाता है, मतदान करवाता है। अब मानो सदस्यों से मतदान करवाया गया और पक्ष और विपक्ष दोनों में संख्या क्या होगी, बराबर होगी। अब वो ना तो पारित हुआ ना अस्वीकार हुआ, दोनों ही परिस्थितियों के बीच में आ गया ना भाई। अगर बहुमत जो है पक्ष में ज्यादा जाते विपक्ष से तो स्वीकार हो जाता, और अगर पक्ष से ज्यादा विपक्ष में आ जाते तो अस्वीकार हो जाता। अब बराबर की परिस्थिति में क्या देता है, निर्णायक मत देता है, तब अपने जो है मत का प्रयोग करता है। तो प्रारंभ में कभी भी अध्यक्ष महोदय क्या नहीं देता है, अपना जो है मत नहीं देता है। दल बदल के तहत अयोग्य का क्या लेना, निर्णय लेना। दल बदल, एक दल से दूसरे दल में जाना, प्रारंभ में अपने यहाँ पर इसका उल्लेख नहीं था, लेकिन बाद में जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके। 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में किया गया था। उसके द्वारा दल बदल है उस पर रोक लगाने के उद्देश्य से, उसको रोकने के उद्देश्य से क्या किया गया, एक अनुसूची जोड़कर कानूनी प्रावधान कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। अगला, मान लो कोई कोई विधायक है, वो अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। उस दौरान अध्यक्ष क्या कर सकता है, उसको स्वीकार भी कर सकता है या अस्वीकार भी कर सकता है। कई समितियां, उनका अध्यक्ष भी कौन होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है। जैसे अपन बात करते हैं, नियम समिति होगी, कार्य मंत्रणा समिति होगी, सामान्य उद्देश्य समिति होगी, उनका अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष ही होता है जो विधानसभा होता है। कई समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करता है, अपने विधानसभा अध्यक्ष है उसके द्वारा की जाती है। तो ये सारे के सारे कार्य क्या हुए, विधानसभा है उसके अध्यक्ष के रहे सीधे सीधे इनसे प्रश्न बनते हैं। अगर आप पुराने प्रश्न देखोगे तो एक चीज थोड़ी सी आप ध्यान में रखना है, जब भी आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम के पुराने प्रश्न आपके पास होना जरूरी है। पुराने प्रश्नों से क्या लाभ होगा, पुराने प्रश्नों से यह लाभ होगा आपको कि एक तो आपको पैटर्न का पता लग जाएगा, कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पहले कैसे प्रश्न पूछे जाते थे, वर्तमान में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, आपको पूरी की पूरी नॉलेज होगी। और हमेशा जो सही रास्ते पे चलता है वही मंजिल पे पहुंचता है। तो आपको मंजिल पे पहुंचना है तो सही रास्ता तो आपको चुनना ही चुनना पड़ेगा। बाकी तो घूमते घूमते तो पहुंचोगे तो देरी लगेगी, है ना। देखो, प्रोटेम स्पीकर के बारे में मैंने कहा था कि आगे अपन चर्चा करेंगे। प्रोटेम स्पीकर है उसको अस्थायी अध्यक्ष या अल्पकालीन अध्यक्ष के रूप में जानते हैं। अस्थायी यानी कुछ समय के लिए ये अध्यक्ष बनता है, अल्पकालीन यानी कुछ काल के लिए। देखो, प्रोटेम स्पीकर है वो ऐसा है कि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दूं कि मुंह में गुलाब जामुन दे के वापस निकालना। गुलाब जामुन तो कम को पसंद होगा, रसगुल्ला तो ज्यादा लोगों को है। तो ये मान लो कि मुंह में रसगुल्ला दे के वापस निकालना, इसका क्या अर्थ हुआ कि अध्यक्ष तो बना दिया, स्पीकर तो उसको बना दिया, लेकिन कुछ समय के लिए जैसे उसके 2 कार्य दिए गए, 2 कार्य बेचारा अपने आप कुर्सी से उठ के चल देता है ना। तो एक बार तो शक्तिशाली बना और कब तक बना ये पता नहीं है ना। अब इसका कार्य क्या होता है, तो इसके कार्य से पहले आपको बता दूं मैं, प्रोटेम स्पीकर किससे बनाया जाएगा, जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं। देखो, परंपराएं हैं, ये जरूरी नहीं कि ऐसा बनाया जाए। हालांकि अब इस बार जैसे लोकसभा था, जो अपना नवनिर्वाचित सदस्य थे तो वरिष्ठ को नहीं बनाया गया था ना। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य परंपरा चलती आ रही है कि वरिष्ठ सदस्य है उसको बना देते हैं, क्योंकि वो अनुभवी होता है और उसको पता होता है कि क्या क्या कैसे कैसे करना होता है, ज्यादा बार निर्वाचित होता है। तो अपन कहते हैं कि नवनिर्वाचित सदस्य है उसमें वरिष्ठ सदस्य हैं उसको क्या कर दिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर के रूप में निर्वाचित कर दिया जाता है। वरिष्ठता के आधार पर तो अपनी संविधान सभा है उसकी प्रथम बैठक है, उसकी अध्यक्षता भी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी क्योंकि वो वरिष्ठ थे, है ना। चलो, पीएस यानी प्रोटेम स्पीकर आपको ध्यान में रखना है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो एक चीज तो पहले क्लियर कर लो, प्रोटेम स्पीकर है वो किसको बनाया जाता है, नवनिर्वाचित सदस्य हैं उन सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को जो कि वरिष्ठ सदस्य होता है। उसकी नियुक्ति और शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल है उसके द्वारा दिलाई जाती है। अगली बात आती है इसके कार्य क्या है,
तो विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना और विधानसभा के अध्यक्ष से उनके चुनाव को संपन्न करवाना, ये प्रोटेम स्पीकर के दो कार्य हैं। दो कार्य संपन्न होते ही आप अपने स्थान ग्रहण करें, ये दो ही उसके कार्य होते हैं। ठीक है, अब बात आती है विधानमंडल की कार्रवाई। विधानमंडल की कार्रवाई कैसे चलती है? तो विधानमंडल की कार्रवाई दो पार्ट में चलती है। एक तो चलती है 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, फिर क्या हो जाता है 1 से 2 बजे क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, लंच करते हैं, खाना ना खाते हैं, क्योंकि समाज सेवी होते हैं, है ना, ज़्यादा अपन ऐसे चर्चा नहीं कर सकते। आप सभी साथी जानते हैं कि जितने भी नेता होते हैं वो सभी समाज सेवा करते हैं ना, कहते हैं ना समाज सेवा के लिए आते हैं। अगली बात करें, दूसरा जो शुरू होता है वह क्या होता है, शुरू 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है। तो यानी जो विधानमंडल है उसकी कार्रवाई को दो पार्ट में बांटा हुआ है ना। तो दोनों कौन कौन से हैं उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो, पहली जो कार्रवाई होगी वो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक होगी। अब 11 से लेकर 1 बजे तक होगी, तो 11 से 1 तो ध्यान में रखना आपको, 12 दो पार्ट में कर लेते हैं इसको ना। 11 से 12 बजे तक क्या होगा, प्रश्न काल होगा। प्रश्न काल होगा यानी इसमें क्या होगी, प्रश्नों पे चर्चा होगी। 3 प्रकार के प्रश्न होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो तारांकित प्रश्न। सर तारांकित प्रश्न किसके कहेंगे? जिस पे तारा लगा हो, सीधी सीधी बात है ना, जिस पे क्या लगा हो, स्टार लगा हो, जिस पे क्या लगा हो, तारा लगा हो, वो तारांकित प्रश्न। अब सर किसी मान लो प्रश्न पे स्टार लगा दिया गया, तारा लगा दिया गया, तो क्या हुआ, यानी उसका क्या देना पड़ेगा, उत्तर आपको सदन में देना पड़ेगा। मौखिक यानी बोलकर बताना पड़ेगा। मान लो कोई सदस्य है, उसके द्वारा प्रश्न पूछा गया, तो जो संबंधित मंत्री या संबंधित व्यक्ति है उसके द्वारा उसका मौखिक रूप से सदन में ही उत्तर दिया जाता है कि आपके इस प्रश्न का ये उत्तर है। अनुपूरक प्रश्न यानी मान लो उसने उत्तर दिया, इधर से जो पूछने वाला उसने वापस और प्रश्न पूछ लिया कि आपने ये बात बताई, ये भी हमें बताओ, तो ये क्या हो गया, अनुपूरक प्रश्न। यानी वापस से क्या पूछना, प्रश्न पूछना हो गया, कहते हैं ना क्रॉस क्वेश्चन, तो क्रॉस क्वेश्चन हो गया ना। उत्तर का समय मैक्सिमम कितना होता है, 5 मिनट का होता है। एक प्रश्न है 5 मिनट है, उसके अंदर उत्तर दिया जाता है। दूसरे प्रश्न क्या होते हैं, अतारांकित प्रश्न, यानी जिस पे तारा नहीं लगा हुआ, तारा नहीं लगा हुआ, तो आप जो है उसका उत्तर क्या दे दो, लिखित में दे दो, लिख के उसको लेटर भेज दो। अब कई बार आप नहीं देखते क्या, कोई विधायक होता है, वह जो है आजकल तो सोशल मीडिया है, उस पर देखते होंगे आप कि कोई पर्सन है वो मंत्री को भेजता है लिखकर, फिर मंत्री के वहां से लिखकर उत्तर आता है कि आपके द्वारा ये प्रश्न पूछा गया, इसका ये उत्तर है। ये क्या हुआ, लिखित में देना हो गया। इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि आमने सामने तो चर्चा हो ही नहीं रही, अनुपूरक प्रश्न नहीं होता है ना, इसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं, यानी वापस प्रश्न होता ही नहीं। और कितने दिन पूर्व नोटिस दिया जाता है, तो 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला, अल्पकालीन सूचना प्रश्न। अल्पकालीन कम समय में दी जाने वाली सूचना के जो प्रश्न होते हैं, इनकी सूचना कितने दिन पूर्व, 10 दिन पूर्व दी जाती है। अल्पकालीन में उन जो है विषयों को रखा जाता है जो लोक महत्व का हो, जिन पे चर्चा करना जरूरी है। जो अचानक कोई घटना घट गई उस पर चर्चा करना जरूरी है, तो वो क्या हो गए, लोक महत्व के मुद्दे हो गए, सार्वजनिक मुद्दे हैं, उनकी अल्पकालीन 10 दिन के भीतर भीतर या 10 दिन पूर्व सूचना देकर उस पर चर्चा की जा सकती है। मौखिक रूप से यानी सदन में उत्तर दिया जाता है और उस पर वापस से अनुपूरक प्रश्न है वह पूछा जा सकता है, वापस से क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है। तो प्रश्नों का ध्यान रखना, अतारांकिक मौखिक उत्तर अनुपूरक प्रश्न हो सकते हैं। दूसरा, अतारांकित लिखित में उत्तर दिया जाता है, अनुपूरक जो है वापस से प्रश्न नहीं होता है। अल्पकालीन सूचना लोक महत्व के मुद्दे की बात हो, उस मुद्दे को सदन में उठाना, और अपन कहते हैं कि उसका भी उत्तर क्या दिया जाता है, सदन में मौखिक और अनुपूरक प्रश्न वापस क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं। कहते नहीं क्या, ये तो लोक महत्व का मुद्दा है, इसको तो हम सदन में उठाएंगे, तो इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, एक अपने यहाँ पर जो है ध्यान में रखना है आपको, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। एक अपने यहाँ पर जो भारत की देन है या भारत में मीडिया की देन मानते हैं, शून्यकाल। क्या शून्यकाल? शून्यकाल का जो समय होता है वह 12 से 1 बजे का होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अपन ने फिर उसको डिवाइड कर दिया था ना,
11 से 1 का जो प्रश्नकाल होता है उसको 11 से 12 तक अपन ने समझ लिया। 12 से 1 तक का क्या होता है, जो है शून्य काल होता है, यानी इस पे किसी पर भी चर्चा हो सकती है, किसी पर भी चर्चा हो सकती है, ये ध्यान में आपको रखना है। यानी शून्य काल होता है जो अपने भारतीय मीडिया उसकी देन मानते हैं, बिना किसी प्रकार का कोई आमने सामने बहसबाजी करने लग जाना, आपसे सामने बात करने लग जाना, कोई कुछ ही कर रहा है ना, तो किस में आता है, शून्य काल के अंदर आता है, जो कि 12 से 1 बजे तक का होता है। ठीक है, चलो अब ये जो कानून निर्माण का कार्य होता है वो 2 से 5 बजे वाले समय में होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, उसको भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। ठीक है, चलो अब मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि अपने देश के अंदर कानून का निर्माण है वो 2 स्तरों पे होता है, केंद्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे। केंद्रीय स्तर पे अपन ने कहा संसद, राज्य स्तर पे अपन ने कहा कि जो है राज्यों की विधानमंडल। अब अपन ने पहले एक सदनीय व्यवस्था को लेकर चलते हैं, जैसे जिसके अंदर है जो है विधानसभा और राज्यपाल हो, जैसे राजस्थान के संदर्भ में। जैसे कानून का निर्माण है, अब कानून का निर्माण करने के लिए सबसे पहले तो क्या बनाया जाएगा, विधेयक बनाया जाएगा। देखो 2 शब्द आते हैं, विधेयक और अधिनियम, इन दोनों के अंदर अंतर होता है। विधेयक कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसको विधेयक कहा जाता है, यानी राज्यपाल के हस्ताक्षर होने से पहले तक वो कानून क्या कहलाता है, विधेयक कहलाता है। लेकिन वही विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर करने के बाद अधिनियम बन जाता है। तो ध्यान में रखना, राज्यपाल हस्ताक्षर से पहले कानून कहलाएगा विधेयक, और हस्ताक्षर होने के बाद क्या कहलाएगा, अधिनियम वह बन जाएगा। शुरुआत किसी भी सदन में, यानी अपन कहते हैं विधानसभा से भी शुरुआत हो सकती है, या विधान परिषद है उससे भी शुरुआत हो सकती है। और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, विधानसभा ही है, तो विधानसभा से क्या होगा, विधेयक उसकी शुरुआत होगी। अगली बात, विधेयक उस पर कितने प्रकार के वाचन होते हैं, 3 प्रकार के वाचन आपको ध्यान में रखने हैं। टोटल वाचन कितने होते हैं, 3 वाचन अपने यहाँ पर होते हैं। प्रथम वाचन, प्रथम वाचन में क्या होता है, विधेयक है उसके बारे में जो सदस्य होते हैं सदन के, उनको बताया जाता है कि हम ये विधेयक ला रहे हैं, इस विधेयक में यह है हमारा उद्देश्य है। जैसे मानो कोई स्वास्थ्य के संदर्भ में विधेयक लाया गया, कोई कानून लाया गया, तो उसके बारे में बताया जाएगा कि हम ये कानून है वो स्वास्थ्य के संदर्भ में ला रहे हैं, और ये लाने का उद्देश्य क्या है, यानी स्वास्थ्य व्यवस्था उसको मजबूत करना और लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य है वो सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाना, ये क्या है उसका उद्देश्य है। तो प्रथम वाचन में ये बताया जाता है, चर्चा नहीं होती है, मतदान नहीं होता है, संशोधन नहीं होता है, केवल और केवल प्रथम वाचन में जो है कॉपी होती है जो विधेयक की, वो सभी सदस्यों को दी जाती है और उनको बताया जाता है ये हमारा विधेयक ये उद्देश्य है। दूसरा वाचन, इसमें फिर क्या होता है, प्रथम वाचन हो गया कंप्लीट, सभी सदस्यों को कॉपी दे दी, सदस्यों ने पढ़ लिया, अब सदस्य क्या करेंगे, उस पर डिबेट करना शुरू करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो आपने ये जो प्रावधान किया वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर वो जो लाएगा वो कहेगा नहीं ये प्रावधान सही है, वो हमने इस प्रकार से किया है, तो वो क्या होगी, डिबेट हो गई, चर्चा हो गई, तो क्या हो गया, एक अच्छा कानून बनता है, इसीलिए तो डिबेट की जाती है। यानी हर एक इंसान है वो परफेक्ट नहीं होता है, तो क्या होती है उस सदन में चर्चा होगी, तो कुछ विपक्ष वाले अच्छी चीज बता देंगे तो सरकार क्या कर लेगी, उसमें जोड़ लेगी, तो ये क्या हुआ, एक अच्छा कानून बनना हो गया ना, परफेक्ट कानून बनना हो गया ना ये चीज। तो क्या होगी, इस पर चर्चा होगी, विचार विमर्श होंगे, विपक्ष वाले अपना विचार रखेंगे और जो पक्ष वाले अपना विचार रखेंगे, और फिर क्या होगा, इसमें समितियों को भी भेजा जाता है। कई बार होता है कि इसको समिति के पास भेजो, चर्चा विमर्श करो कि ये सही है कि नहीं है, क्या ये जरूरी है कि नहीं है, तो समितियों के पास भी भेजा जा सकता है। तो दूसरे वाचन में डिबेट होती है, विचार विमर्श होते हैं, एक दूसरे की बात सुनी जाती है, एक दूसरे के द्वारा बताया जाता है, समिति के पास भी भेजा जा सकता है। अब देखो यहीं पर क्या होती है, संशोधन की बात भी कंप्लीट हो जाती है। मान लो चर्चा विमर्श हुई, चर्चा विमर्श होने के बाद विपक्ष ने मान लो कोई अच्छी बात बता दी स्वास्थ्य के संदर्भ में, देखो इस प्रकार का प्रावधान कर दो ताकि और ज्यादा मजबूती होगी, तो फिर क्या करता है जो सरकार कानून लाती है वो भी क्या कर देती है, इसमें जोड़ देती है, क्योंकि चर्चा करा, विचार विमर्श करा, तभी तो पता चला। या समिति के पास गया, समिति ने सुझाव दिया कि इसमें थोड़ा सा ऐसे प्रावधान कर दो, तो क्या हो गया, कानून परफेक्ट हो गया। फिर तीसरा जो वाचन होता है उसके अंदर क्या होता है, कानून पूरा बनकर तैयार हो चुका है, अब उसमें जो भी समिति ने सुझाव दिया, विपक्ष ने सुझाव दिया, या पक्ष को लगा कि हाँ विपक्ष ने सुझाव दिया इसमें थोड़ा सा ऐसे बदलाव कर लो, तो वो सभी खंडों को क्या कर लिया, एक जगह कर लिया, सभी बातों को क्या कर लिया, एक जगह करके एक विधेयक तैयार कर लिया, यानी जितनी भी चर्चाएं हुई।
इसके अंदर क्या होगा, पारित किया जाएगा। किस बहुमत से? सामान्यतः राज्यों के अंदर जो कानून बनाया जाता है वो साधारण बहुमत से ही बनाया जाता है, तो इसको क्या किया जाएगा, बहुमत से क्या किया जाएगा, पारित किया जाएगा। संशोधन इसके अंदर नहीं होता है, ये ध्यान देने योग्य बात है। संशोधन ना तो पहले में ना तीसरे वाचन दोनों में नहीं होता है। जो संशोधन है वो दूसरे वाचन है उस दौरान ही हो जाता है, क्योंकि चर्चा विमर्श उसी के अंदर हो गई है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। यहां से क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा तीसरे सदन में। अगर पारित हो गया, मान लो पारित हो गया, तो किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा। और राज्यपाल अगर उस पर क्या कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है, तो हस्ताक्षर उसको क्या कर सकता है, हस्ताक्षर कर दे या नहीं करे। अगर नहीं करे तो आगे नहीं बढ़ेगा, और कर दे तो क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यह है अधिनियम बन जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्या हो गए, कानून बनाने के जो है प्रक्रिया या अपन कहते हैं जो वाचन होते हैं, वो तीनों आपको ध्यान में रखना है। साथियों, अगली जो अपनी क्लास होगी वह है, जैसे अपन कहते हैं जो है अपने विधानमंडल है या अपन कहते हैं विधानसभा है, उसके अंदर क्या होती है, समितियों का गठन होता है। जैसे आप कहते हो संयुक्त समिति, प्राक्कलन समिति, ये समितियों का गठन होता है। तो समितियों पे चर्चा करेंगे, नेक्स्ट रिवीजन पार्ट होगा उसके अंदर। और प्रस्तावों पे विचार करेंगे, प्रस्तावों पे चर्चा करेंगे। जैसे अपन कहते हैं विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये प्रकार के प्रस्ताव भी आते हैं, तो इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और राज्य विधानसभा उसके सभी तथ्य, जैसे प्रारंभ पहली विधानसभा से लेकर वर्तमान जो विधानसभा संचालित हो रही है, उसमें कितने सदस्य कब रहे, कौन अध्यक्ष रहा, कौन उपाध्यक्ष रहा, उसके अलावा मुख्यमंत्री कौन रहा, उसके दौरान क्या घटनाएं घटी, उस दौरान क्या क्या हुआ, तो उन सभी पे चर्चा करेंगे। इससे क्या होगा, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात है, जो अपन कहते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष के तथ्य बनते हैं, प्रोटेम स्पीकर के तथ्य बनते हैं, उन सभी पे भी अपन बात करेंगे। तो राजस्थान विधानसभा है उसके बारे में सारे तथ्यों पे अपन नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर अपन कंप्लीट कर लेंगे। ये पहला पार्ट है, वो सभी के लिए उपयोगी है। और दूसरे पार्ट में स्पेशली राजस्थान उसको अपन कवर करेंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर विधान परिषद तो है नहीं, तो विधान परिषद के बारे में ज्यादा चर्चा होगी नहीं। हालांकि विधान परिषद उसको मैं अलग से एक बार पूरा का पूरा कंप्लीट जरूर रहूंगा, क्योंकि उसका जो है गठन कैसे होता है, उसको समाप्त कैसे किया जाता है, किन किन राज्यों में, वो भी अपन चर्चा करेंगे। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर।